नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने बात करेंगे साइंस में फिजिक्स। जैसा कि अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है साइंस में, तो याद होगा यूनिट और एंड कहें एंड मेजरमेंट, यहां से शुरुआत की गई थी। यूनिट एंड मेजरमेंट से लेकर हम लोगों ने लाइट देखा, लाइट का चैप्टर 1 चैप्टर 2, और बात करें हम साउंड की, यानी अब आगे होगा साउंड। दैट मीन्स साउंड से जैसे ही चर्चा की जाती है यहीं से निकल कर आता है फिर हमारा वेव, साउंड वेव। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन समझें, साउंड है क्या, साउंड के प्रकार क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से साउंड वेव होते हैं। इंफ्रा होते हैं, ऑडिबल होता है, अल्ट्रा होता है। उसका जो फीचर्स है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड जो कहें हम, तो वो कौन कौन डिटेक्ट करेगा, उसके यूजेस कहां कहां हैं, यही सब क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर के जरिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि साउंड कहते किसको हैं, साउंड है क्या। क्या जो हमारे कानों में कोई भी सनसनी होता है, संवेदना उत्पन्न होता है, क्या वही साउंड है? और अगर वो साउंड है तो हमारे कानों पर वो कितने देर तक असर करता है, यानी कोई भी साउंड हमारे कानों में 1/10 सेकेंड तक ही असर करता है, इसके बाद वो स्किप कर जाता है, निकल जाता है। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तब हम किसी भी साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई आराम आराम से बोलो तो मैं समझ पाऊँ, यानी कोई भी ध्वनि, कोई भी साउंड हमारे कानों पर कितने देर तक असर करेगा, 1/10 सेकेंड। अब आइए समझते हैं, द साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ध्वनि भी क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि भी एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करता है। यानी कहीं भी वाइब्रेट हुआ, कंपन हुआ, कंपन होने के बाद जैसे ही हमारी ईयर तक पहुंचा, यानी वैसे हमें अनुभव हो जाता है कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई है, यानी कहीं ना कुछ आवाज हुआ है या कंपन हुआ है। तो कह सकते हैं द साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करता है। फिर इसका प्रोडक्शन कहें कैसे उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होगा, तभी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, तभी साउंड निकलेगा। यानी द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसे समझिए, एक मोबाइल रखा हुआ है टेबल पर, मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, जैसे ही वो वाइब्रेट हुआ यानी ये हिलना शुरू करता, कंपन होना शुरू कर देता है, वैसे ही हमारे कानों में सनसनी हुआ, संवेदना उत्पन्न हुआ और हमें सुनाई पड़ गया। तो ये बात निकल कर आई कि जब भी साउंड होगा, साउंड के साथ फिर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेट करेगा। जैसा हम इस पिक के जरिए समझ सकते हैं, देखिए जैसे ही नगाड़ा पे ये चला, वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आया, साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड निकलना शुरू हुआ, जो हमारे कानों तक पहुंचता है, जो 1/10 सेकेंड तक ही असर करता है, रहता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और कह सकते हैं वाइब्रेशन समझ ले, वाइब्रेशन क्या है, तो वो था साउंड का डिफरेंशन। लेकिन अगर हम वाइब्रेशन के डिफरेंशन की बात करें, वाइब्रेशन क्या है, कंपन क्या है, तो यह एक यांत्रिक घटना है जिसके बीच दोलन, एक संतुलन बिंदु होते हैं। दोलन यानी क्या हो गया, संतुलन बिंदु, यानी यहां से चला यहां, यहां से चला यहां, संतुलन बिंदु, ये तो वेवलेंथ है। लेकिन वाइब्रेशन क्या है, एक मैकेनिकल है, फेनोमेनन है, एक यांत्रिक घटना है जिसके बीच हिलने की, दोलन, एक संतुलन बिंदु होते हैं। और इस घटना को हम दोलन के नाम से भी जानते हैं, ऑसिलेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कंपन जो हुआ, उस कंपन को हम दोलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दोलन भी कह सकते हैं, ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। अब समझते हैं साउंड का जो फीचर्स क्या होगा, कितने प्रकार के होंगे, है ना। देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी गिटार जो रखा हुआ है तो वो ध्वनि कैसे उत्पन्न करेगा, कंपन कैसे होगा, स्ट्रेट
स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। क्या कहा कि वाइब्रेशन होगा तभी साउंड निकलेगा। एक गिटार के तने हुए तार ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। यानी जैसे ही गिटार में जो वायर है, तार है, हम अपने उंगलियों से खींचते हैं उसमें कंपन होता है, और वही कंपन हुआ। कंपन के बाद जो ध्वनि निकला, ध्वनि जो जैसे ही हवा के संपर्क में आया, मीडियम में आया, हमें सुनाई पड़ने लगा। तो कह सकते हैं कि एक गिटार के तने हुए तार ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। और गिटार के तने हुए तार में क्या होगा? कंपन उत्पन्न होती है, जिसे जो वायु के संपर्क में आकर ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। तो जैसे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करेगी, अब यहीं पे असर पड़ेगा। सर ध्वनि तरंगे हैं वो कौन सी हैं? इंफ्रा हैं या सोनिक हैं या अल्ट्रा हैं, जो डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, इसे समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं उसमें। तो ये देखिए पिक के जरिए भी आप समझ सकते हैं। जैसे ही गिटार का जो वायर है, इस वायर को जो वायर तना हुआ है, उंगली से जैसे ही स्ट्रिंग करते हैं, हल्की सी कंपन होती है, और वही कंपन हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करती है, संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, देखिए अब साउंड है क्या? मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, देखोगे तो कई बार पूछा गया है द साउंड इज अ, ध्वनि एक है। ये तो पता है कि मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगे हैं। जब तक कुछ हलचल नहीं होगा तब तक हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। यानी ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। जबकि लाइट क्या होगा? लाइट एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमेशा समझना, अगर ध्वनि की बात करेगा तो एक मैकेनिकल वेव है, जबकि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव है। तो देखेंगे आगे हम लोग कि ईएम वेव कौन कौन से हैं, कौन कौन से ईएम वेव नहीं हैं। ईएम वेव का अगर हम एग्जांपल ले लें कि कौन कौन से ईएम वेव होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे, ये ईएम वेव है। यूवी रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सब के सब गामा रेज, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो साउंड क्या है? साउंड एक यांत्रिक तरंग है। अब डिपेंड करेगा सर कितने प्रकार के होंगे। क्या ये ट्रांजिशनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होगा? देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मीडियम कि अगर हम माध्यम की बात करें तो माध्यम है क्या? द मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस पदार्थ के माध्यम से ध्वनि संचरित होती है। अब सर पदार्थ का माध्यम से मतलब क्या हो गया? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तो मीडियम है। अब लोहा के अगर एग्जांपल लें, एक लोहा एक बड़े ड्रम में जैसे ही हम टकराएंगे तो क्या होगा? ध्वनि संचरित होगी। तो डिपेंड करेगा वो मीडियम क्या है। जैसे सॉलिड है भाई, जाहिर सी बात है, सॉलिड अगर सॉलिड से टक्कर करेगा तो क्या होगा? साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। यानी जिस पदार्थ के माध्यम से ध्वनि संचरित करती है, फैलती है, उसे हम माध्यम कहते हैं। तो माध्यम के लिए जरूरी क्या है? अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ साउंड वेव्स। तरंगों के प्रसार के लिए एक माध्यम आवश्यक होता है। एक माध्यम आवश्यक होता है, चाहे वो माध्यम सॉलिड हो, चाहे वो माध्यम लिक्विड हो, चाहे वो माध्यम गैसियस हो। यानी एक चीज समझना पड़ेगा कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत है। जहां लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइट कैसे ट्रैवल करेगा? वैक्यूम, यानी निर्वात में भी प्रकाश ट्रैवल करता है, जबकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो।
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि माध्यम क्या होगा, और उस माध्यम के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैसियस किसमें तेज गति से करेगा। तो देखेंगे आगे कि स्पीड क्या होगी, कि सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में होगा या गैसियस में होगा। देखिए अभी कुछ देर पहले कहा आपको कि अगर हम माध्यम की बात करें तो द मीडियम कैन बी सॉलिड, तीन रूप हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको कहा। कौन कौन सा हो सकता है? द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। माध्यम ठोस, तरल या गैसीय हो सकता है। जैसा कि आपको कहा कि अगर हम मीडियम की बात करें तो ध्वनि जो है, साउंड है, किसमें तेज गति से ट्रैवल करेगा। तो कहा क्या, माध्यम वो ठोस हो सकता है, तरल यानी द्रव हो सकता है, या गैसियस हो सकता है। तो कैसे इसको समझें? सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसियस, यानी सबसे तेज गति से सॉलिड में ट्रैवल करेगा, इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद गैसियस में। तो सब देखेंगे कि ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल सॉलिड में कितने मीटर पर सेकेंड है क्या नहीं है। ठीक है, एक चीज हमेशा समझना, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, जबकि लाइट, प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकती है। वाइल वेव रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट विच इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, जबकि तरंगों को प्रसार के लिए, फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है भैया, जब साउंड को होगा तो वेव को भी होगा, और जिसके जरिए वेव ट्रैवल करेगा उसे हम मैकेनिकल वेव कहेंगे, यांत्रिक तरंग कहेंगे। तो कितने बातें निकल कर आ रही है कि माध्यम ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, गैसीय भी हो सकता है, और निर्वात में ट्रैवल यानी कहें यात्रा नहीं करेंगी, जबकि तरंगों को प्रसार के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आई बातें? क्लियर हो गया? अब देखिए साउंड जो है वो साउंड वेव कैसा है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि साउंड की बात करें तो वो मैकेनिकल वेव है, साउंड मैकेनिकल वेव है, लेकिन साउंड वेव अल्सो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे यानी क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल यानी सर ऐसे, लॉन्गिट्यूडिनल यानी ऐसे। आप अगर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी जो खड़ी रेखाएं हैं उसे देशांतर कहते हैं, जो पड़ी रेखाएं हैं उसे अक्षांश कहते हैं। तो वैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल को अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे, जो ऐसे ऐसे सफर करेंगी। ठीक है, तो इसके आधार पे, फ्रीक्वेंसी के आधार पे, आवृत्ति सीमा के आधार पे ध्वनि तरंगों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है। बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी रेंज साउंड वेव्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। बेसिकली 3 प्रकार के हैं, लेकिन अगर सुपरसोनिक जोड़ेंगे तो 4 प्रकार हो जाएंगे। सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, लेकिन बेसिकली 3 के हैं हम, इंफ्रा, ऑडिबल और अल्ट्रा। 3 ही होता है बेसिकली। देखिए, इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव और अल्ट्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक बिलो 20 हर्ट्ज वी कैन डिटेक्ट, नो, हम इसे आसानी से सुन नहीं सकते हैं। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज सोनिक साउंड, यानी सोनिक साउंड की बात करें तो सोनिक साउंड या ऑडिबल साउंड। कभी कभी एग्जामिनर परेशान करने के लिए क्या करता है कि ऑडिबल साउंड की जगह पे सोनिक साउंड रहेगा ऑप्शन में, यानी मनुष्य आसानी से किस हर्ट्ज को सुन सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जिसे हम सोनिक साउंड या ऑडिबल वेव कहेंगे। हमारी सर क्षमता नहीं है 20,000 से ऊपर सुनने की। इसे कौन डिटेक्ट करेगा? चमगादड़। फॉर एग्जाम्पल समझाएंगे कि कौन कौन डिटेक्ट करेगा। तो यानी 3 प्रकार के होंगे, इंफ्रा, सोनिक और अल्ट्रा। इंफ्रा बिलो 20 हर्ट्ज, सोनिक या ऑडिबल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, और अल्ट्रासाउंड की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, 3 प्रकार के हो गए। अब देखिए इंफ्रासोनिक वेव क्या है।
इंफ्रासोनिक वेव की बात करें या इंफ्रासोनिक साउंड की बात करें, द साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को अपसर्व तरंगे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो इसे डिटेक्ट कौन करेगा? वेल, एलिफेंट, जिराफ एक्सेट्रा कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासोनिक वेव्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वेल, हाथी, जिराफ आदि लंबी दूरी पर अपसर्व तरंगों का उपयोग कर संवाद करते हैं। हाथी चिंघाड़ता है ना, यानी वो 20 हर्ट्ज तरंग उत्पन्न करेगा ताकि वो अपने दूसरे जानवरों से बात कर सकता है, संवाद कर सकता है, तभी तो डिटेक्ट करेगा। अब ये साउंड प्रोड्यूस किया, यहां पर एक एलिफेंट है, यहां दूसरा एलिफेंट है, जब तक ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तभी तो ये डिटेक्ट करेगा। आ रही बात समझ में? यानी डिटेक्ट कर सकता है, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इंफ्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक एग्जांपल देखिए, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर वो एग्जांपल है। हिमस्खलन, ज्वालामुखी। हिमस्खलन यानी क्या हो गया कि बर्फ का पिघलना, ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्र की लहरें, झरने और उल्काएं अपसर्व तरंगें उत्पन्न करती है। उल्का यानी मेट्योर्स। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा मेट्योर। मैं फिर बता दूं कि पत्थर और डस्ट पार्टिकल के, वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो मध्य मंडल में आकर, एटमॉस्फेयर का 5 लेयर है, तो मध्य मंडल में आकर, मेसोस्फेयर में आकर टकराते हैं और टकराने के साथ ही वो जल उड़ता है फ्रिक्शन से, घर्षण से, और फिर पृथ्वी तक आते 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 वो टीनी पार्टिकल्स बन जाता है। तो वही मेट्योर्स है, इसे उल्का कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आ जाए ऑडिबल या सोनिक। ऑडिबल कहें या सोनिक कहें, जिसे हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। द साउंड वेव्स विच लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड ऑडिबल और सोनिक वेव। ध्वनि तरंगे जो आवृत्ति रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या हिंदी में कभी कभी रहेगा आपको लिखा हुआ एग्जाम हॉल में सीमा, तो आवृत्ति सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उसे सर्व तरंगे कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सर्व तरंगे कहेंगे, सोनिक तरंगे कहेंगे, ऑडिबल वेव्स कहेंगे। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप 25 किलो हर्ट्ज। अब ये 25 किलो हर्ट्ज क्या पता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं। यानी अब सोचिए, अल्ट्रासोनिक वेव को 5 साल के कम उम्र के बच्चे आसानी से डिटेक्ट करते हैं, कुत्ते भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी ये फीचर्स है 5 साल के छोटे बच्चे में कि वो अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, जबकि अभी कुछ देर कहा जो सोनिक वेव है उसे डिटेक्ट कौन करेगा? तो ह्यूमन करेगा, लेकिन एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप 5 साल के कम उम्र के बच्चे अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज हम इसके जरिए समझें, मानव एवं अन्य जंतु ध्वनि को कैसे सुनते हैं। कैसे सुनते, कहां से सुनते, जाहिर सी बात है, लेकिन जो प्रोसेस है उन प्रोसेस के बीच होता क्या है। जैसे देखेंगे स्टिमुलेट, यानी यहां से ध्वनि प्रसारित हुई, ध्वनि निकलनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही ध्वनि निकली तो स्टिमुलेट होगा। अब देखेंगे कि कई सारी आकृतियां हैं यहां बनी हुई। नीला जो है वो साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे हैं। जैसे ही साउंड वेव निकला हमारे कान तक पहुंचेगा, यानी ये जो रेड कलर जो दिख रहा है, लाल है, वो कान का पर्दा है। जैसे ही कान के पर्दा से डिटेक्ट हुआ, यहां एक येलो कलर का बना हुआ है, वो पीला क्या करता है, कान की वह मैकेनिज्म जो ध्वनि को संकेतों में बदल देता है। क्योंकि जैसे ही साउंड आया हमारे पर्दे में वो बदलना शुरू हो गया, और जैसे ही वो बदला, हरा क्या है, जो हमारी कहें श्रवण तंत्रिकाएं, श्रवण तंत्रिकाएं यानी न्यूरॉन, जो न्यूरॉन है हमारे, वो क्या करेगा कि हरा न्यूरॉन है,
वहां तक पहुंचेगा, और जो नील लोहित देख रहे हैं आप पर्पल कलर का है, वो ध्वनि संकेत का आवृत्तीय स्पेक्ट्रम है। यानी वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच है, ये डिटेक्ट करेगा और इसे हमारे कान तक पहुंचाएगा। अगर सुनने लायक है तो ठीक है, तो स्किप करो। और नारंगी कलर जो दिख रहे हैं लास्ट वाला, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है कि तंत्रिका में गया संकेत, यानी हमारे कानों तक पहुंचने वाला जो मैसेज है। यानी कहें कि 3-4 प्रोसेस तक हम सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोल दिया और हमने सुन लिया। अब सोचिए 1/10 सेकेंड के बीच ही, क्योंकि हमारे कानों पर असर जो होता है 1/10 सेकेंड तक होता है, इसी बीच ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। अब सोचिए कितना फास्ट है। यानी 1/10 सेकेंड के में ही कितना सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बच गया आपका अल्ट्रासोनिक वेव, प्रसरव तरंगे। द साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाले ध्वनि तरंगों को प्रसरव तरंगे कहेंगे, जो हम सुन ही नहीं सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल में अपवाद स्वरूप कहा कि 5 वर्ष का बच्चा इसे सुन सकता है। तो इसे कौन डिटेक्ट करेगा? साउंड वेव 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज कहें या 20 किलो हर्ट्ज कहें से ऊपर की ध्वनि डॉल्फिन, चमगादड़ आदि द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। ठीक है, डॉल्फिन डिटेक्ट करेगी, चमगादड़ डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़ द्वारा डिटेक्ट होगा। तो ये सब एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फिर अल्ट्रासोनिक वेव का यूजेज कहां हम यूज करते हैं, ये देखिए। मोर यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के प्रमुख उपयोग कहां है? सबसे पहले इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में। फ्यू एनिमल्स सच एज बैट्स एंड फ्रॉग्स हैव द एबिलिटी टू यूज अल्ट्रासाउंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जैसा हमने देखा इंफ्रासोनिक साउंड को हाथी यूज करता है बातचीत करने में, वैसे ही चमगादड़, मेढक एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। जैसे आपको पता है चमगादड़ को रात में ही निकलते हैं बेसिकली, लाइट में दिखता नहीं है। तो पता है ये उड़ते कैसे हैं? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके उड़ते हैं, अपना उड़ान भरते हैं। यानी चमगादड़, मेढक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं अल्ट्रासाउंड को यूज करके, इसीलिए कहा इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में। अल्ट्रासोनिक सफाई, अब यह अल्ट्रासोनिक सफाई क्या है सर? जो कांच है, ग्लास है, मेटल्स है और चीनी मिट्टी के हैं, सैरामिक्स है, कैन बी क्लीन्ड यूजिंग दिस एंड इन एडिशन टू दैट अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी यूज्ड टू रिमूव ग्रीस, ऑयल एंड डर्ट। जो भी गंदगी है, चाहे कांच से हटानी हो, धातु और चीनी मिट्टी की वस्तुएं हो, उसे साफ की जा सकती है किसके द्वारा? अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, अल्ट्रासोनिक सफाई से। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक तरंगों से ग्रीस, बड़े बड़े मशीन है, अब ग्रीस छूट नहीं रहा है, तब भाई बड़ा बड़ा मशीन है तो हम तो वहां डिटर्जेंट लेकर जाएंगे नहीं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे ग्रीस को हटाने के लिए। तेल है, गंदगी को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आप जो वॉच है, रिस्ट वॉच कहें, घड़ी के कल पुर्जों को साफ करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड जो कहें हम अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं। फिर विमान, प्लेन को भी साफ करने के लिए, देखिए जैसा कहा कि प्लेन में गंदगी है, तो भाई अब प्लेन में गंदगी है तो हम क्या करेंगे? डिटर्जेंट लेकर जाएंगे नहीं, चलो वहां का सीट उट को साफ किया, थोड़ा क्लीन चकाचक हो गया, नहीं ना। तब हम वहां सर साउंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चिपके हुए हैं प्लेन में, वो सब झड़ जाएं और आसानी से फिर उसे हम बाहर निकाल दें। तो इट इज यूज्ड, आल्सो यूज्ड टू गेट रिड ऑफ स्लज ऑफ एंड लुब्रिकेंट, यानी विमान और ऑटोमोबाइल के तंत्र से कीचड़ और स्नेहक से छुटकारा पाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये जितने भी यूजेज हैं आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम हॉल के लिए काफी बेनिफिट है। ठीक है, आगे देखिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। और वेल्डिंग क्या है? तो जितने भी प्लास्टिक की वेल्डिंग के लिए, जितने भी प्लास्टिक इक्विपमेंट हैं, जितने भी प्लास्टिक
से बने हुए पदार्थ हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेल्डिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक की वेल्डिंग के लिए भी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड टू वेल्ड अ कपल ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक के कुछ हिस्सों को भी वेल्ड करने के लिए उच्च आवृत्ति वाली अल्ट्रासोनिक कंपन का उपयोग करते हैं। ठीक है। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी क्या, अब देखे होंगे कई लोग बीमार पड़ते हैं तो चलो सोनोग्राफी करा लेते हैं। क्या देखते हैं, यानी आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक्सरे तो होता है सर, एक्सरे होता है, वो हड्डी वगैरह जो है बड़ी बड़ी चीजें वो उसके जरिए हम देखते हैं। लेकिन सोनोग्राफी इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। किसके जरिए, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए। कराता ना, अल्ट्रासाउंड करा लो, क्या होगा देख लेंगे। अल्ट्रासाउंड में पेट में क्या गड़बड़ी निकल कर आएगी ही। तो सोनोग्राफी अगर एग्जाम में रहे तो कंफ्यूज मत करना कि सर सोनोग्राफी में कौन सा साउंड यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड यूज होता है। ठीक है, चाहे सोनोग्राफी हो या कुछ भी हो। क्लियर यहां तक। चलिए अब हम देखते हैं सुपरसोनिक स्पीड। सर सुपरसोनिक स्पीड क्या है, जितने भी हम मिग 21 की बात कर लें वो सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। सुपरसोनिक क्या है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक। तो हवा में ध्वनि की गति क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड है। इफ द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर देन द स्पीड इज कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड। यदि किसी वस्तु की गति हवा में ध्वनि की गति से अधिक है तो गति को सुपरसोनिक गति कहा जाएगा। मिग 21 किस गति पर कार्य करता है, सुपरसोनिक गति पर कार्य करता है। सुपरसोनिक गति पर कार्य करता। अरे बात समझ में। ठीक है, तो सुपरसोनिक साउंड भी, सुपरसोनिक गति भी है। हम इसे समझ सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं साउंड को मैंने 3 भाग में पहले पढ़ा। इंफ्रासोनिक होगा लेस देन 20 हर्ट्ज, ऑडिबल कहें सोनिक कहें 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक। अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अरे बात समझ में। और सुपरसोनिक की बात करें तो फास्टर देन साउंड, यानी ध्वनि की गति से अधिक। तो ध्वनि की गति कितनी, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम देखें द स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल यानी अभी कुछ देर पहले कहा सॉलिड में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा, गैस में अलग होगा। तो डिपेंड किस पे करता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। वी नो दैट, लिक्विड में अलग, गैस में अलग और सॉलिड में अलग। लेकिन कोई भी मीडियम होगा, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, ठोस हो, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल, द स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी पर निर्भर करती है। इन एनी मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि वो कितना डेंस है, कितना डेंस। अब देखिए सॉलिड ज्यादा डेंस है तभी तो उसकी में गति क्या है, काफी। देखिए आगे तो क्या कहा कि ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होगी। यानी कह दे सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसियस। तो एग्जांपल दे दे, आयरन का दे दीजिए, वाटर का दे दीजिए और यहां ऑक्सीजन का दे दीजिए, गैस का। तो सबसे ज्यादा कहां होगा, आयरन में होगा। और अगर सॉलिड में बात करें किसमें, एल्युमिनियम दे दीजिए। क्लियर है। तो क्यों ना देख ले कि सॉलिड में किसमें अधिक होगा, लिक्विड में किसमें अधिक होगा और गैस में किसमें अधिक होगा, है ना। देखिए व्हेन द साउंड गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अगर सॉलिड से लिक्विड में अगर जाएगा तब क्या होगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल बदल जाएगी।
तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा। वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी जो ऐसे ऐसे सफर किया तो ये दोनों के बीच की जो है वेवलेंथ कहा जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति चेंज नहीं होगा, आवृत्ति चेंज नहीं होगा। तो यानी कह सकते हैं कि द मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जब आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में या किस पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करेगा? तरंग दैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करेगा? चाल पर। लेकिन आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे सर रिवीजन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बारंबार कि कहां से हमारा क्वेश्चंस कैसे कितने बार आया है। सबसे अधिक कहा सॉलिड, तो सॉलिड में किसमें? एल्युमिनियम 6420, निकिल 6040, स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड। सोचिए कितने गति, कितने तेज हैं। ग्लास की बात करें 5640, आयरन की बात करें 5130। तो सर ये आयरन कई बार एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आप रेलवे की बात करो, एसएससी की बात करो या पीसीएस लेवल की बात करें। 4 सॉलिड दिए हुए हैं और इसमें कहा गया है इनमें से किस में या किस वस्तु में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होंगी, तब अल्युमिनियम इज ग्रेटर देन निकिल, इज ग्रेटर देन स्टील, इज ग्रेटर देन ग्लास, इज ग्रेटर देन आयरन, इज ग्रेटर देन ब्रास एंड फ्लिंट ग्लास, जो 3980 है। तो कहा सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड में ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? तो लिक्विड में कम होगा। सॉलिड किससे? वाटर सी लेवल डेंस होता है ना, तो क्या कहा जितना डेंस होगा उतना ही उसकी गति चाल तेज होगा। सी लेवल 1531 मीटर पर सेकेंड। वाटर डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड यानी आसूत जल कहते हैं जो 1498। एथेनॉल 1207, मिथेनॉल 1103। ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस कारण से इसे लेकर आना पड़ा यहां कि एथेनॉल भी पूछा गया है कि एथेनॉल में ध्वनि की जो चाल है वो कितने मीटर पर सेकेंड होंगे, मिथेनॉल में कितने होंगे। आगे देखिए गैसियस की बात कर लें। एयर में क्या कहा 332 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन 1284, हीलियम 965, वायु 332, ऑक्सीजन 316, सल्फर डाइऑक्साइड 213। तो ये निकल कर आया सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसियस। ठीक है, एक चीज देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब 3 चीज निकल कर आता है सर कि जो ध्वनि की चाल है वो प्रेशर पर क्या डिपेंड करेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो टेम्परेचर पर अगर कम ज्यादा होगा तब क्या होगा, ह्यूमिडिटी पर क्या होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले देख ले प्रेशर, अगर हम किसी भी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, साउंड रिमेन्स अनचेंज्ड, ध्वनि में कोई चेंजेस नहीं होना। यानी अगर एग्जाम में रहे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, बस यही याद रखना है। दाब में वृद्धि या कमी से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंजेस नहीं होता है। टेम्परेचर में क्या होगा, बढ़ जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे ध्वनि की चाल बढ़ेगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है। तो द स्पीड ऑफ कितना वृद्धि होगा, वायु में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल में 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ेंगी। यानी तापमान का प्रभाव सीधा होगा, तापमान बढ़ाएंगे चाल बढ़ेंगी, घटाएंगे चाल घटेंगी। एक ह्यूमिडिटी देखते हैं।
आर्द्रता या कहें नमी। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर। शुष्क वायु की तुलना में, शुष्क यानी हम एग्जाम्पल ले लें गर्मी दिनों में, आर्द्र वायु यानी हम एग्जाम्पल ले लें बारिश के दिनों में, बरसात में। तो सर बरसात में ध्वनि की चाल अधिक होती है, देखते हैं गर्जन बहुत तेज सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होगा, शुष्क वायु के घनत्व से कम होगा, इसलिए क्या होगा कि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक है, तो ये था आपके साउंड चैप्टर से। तो साउंड चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी अगर फिर से हम देखेंगे इस वीडियो को, रिवीजन करोगे, तब कई बार चीजें नई निकल कर आएंगी। तो जितना बार देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो मिलेंगे फिर से नई लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।